गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? यस सर। ओके, फाइन। ठीक है। तो जैसे हम लोग जीके की क्लासेस प्रीवियस फ्यू वीक्स से कर रहे हैं, तो लास्ट दो तीन लेक्चर्स में हम लोग ने करंट अफेयर्स डिस्कस किया था। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग नॉट एग्जैक्टली करंट अफेयर्स बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑफिस बेरर्स ऑफ इंडिया। तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म ऑफिस बेरर्स? ऑफिस बेरर्स मतलब ऐसे लोग जो इंडिया के इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं, राइट? तो वी विल बी डिस्कसिंग देम। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। मैं पहले एक क्वेश्चन आपको पूछूंगा एंड देन यू विल आंसर दैट। आप चैट में बता सकते हैं या फिर अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है। सो दैट इज हाउ वील गो अबाउट इट। तो स्लाइड्स विजिबल हैं सभी को? ऑफिस बेरर्स ऑफ इंडिया ऐसा लिखा हुआ और एक लाइट जली हुई ऐसा दिख रहा है? यस सर। ओके, थैंक यू इट। ठीक है। सो वी विल स्टार्ट डायरेक्टली। सो हु इज द मिनिस्टर हेडिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस? इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है इंडिया में। तो उस डिपार्टमेंट को कौन हेड करता है? बी, पीयूष गोयल। एनी अदर? ओके, सो द आंसर इज नरेंद्र मोदी, right? So Narendra Modi is the Prime Minister of India, we all know that, but he handles some other departments also. So there are various ministers for various departments. For example, finance के लिए एक मिनिस्टर है, राइट? कॉमर्स के लिए एक मिनिस्टर है, रेलवेज के लिए एक मिनिस्टर है, राइट? तो वैसे ही देर आर सम डिपार्टमेंट जो पीएम खुद अपने अंडर भी रखते हैं कि हमको इस पे डायरेक्टली हमें ध्यान देना है, राइट? तो फ्यू सच डिपार्टमेंट्स विच आर हैंडल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर आर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ठीक है, तो ये जो मिनिस्ट्री है ये पीएम मोदी ने अपने ही अंडर रखी है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है डायरेक्टली पीएम ही लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये जो अभी क्वेश्चन था, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो स्पेस के रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने हैं कि कोई रिसर्च ग्रांट करनी है, राइट, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, उसके लिए साइंटिस्ट को गो अहेड देना है, तो वो सारे डिसीजन डायरेक्टली पीएम ही लेंगे, उसमें किसी का कोई और इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई और मैटर आता है तो कोई भी मिनिस्ट्री के भी अंडर कोई मैटर है, इवन इफ देयर इज अ मिनिस्टर इन्वॉल्व, तो भी पीएम, बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही कैन टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ दैट मैटर, राइट? अगर उनको लगता है कि ये मुझे डायरेक्टली ही हैंडल करना चाहिए तो वैसा कर सकते हैं, राइट? सो दीज आर सम प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। ओके। तो नाउ देर आर सम फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट the Prime Minister Narendra Modi. He is the 14th Prime Minister of India, and right now it is his third term that is going on, right? So he was made the Prime Minister on 26th May 2014, तो 10 years के ऊपर हो चुका है। Clear? तो two terms have already passed, third term is going on, right? So he is the head of government and he is elected by the people of India. तो बाई द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम लोग कॉमन पीपल, वी वोट टू इलेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो नॉर्मली जो भी कॉमन मैन है इंडिया का, वो तीन इलेक्शंस में वोट करता है। एक जनरल इलेक्शंस, जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं अपना। दूसरा असेंबली इलेक्शंस, जिसमें हम लोग चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं अपना, राइट? एंड थर्ड अपने लोकल इलेक्शंस। लोकल इलेक्शन मतलब अगर कोई सिटी में है तो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हो सकते हैं, मेयर के, या फिर अगर कोई
विलेज में है तो वहां पे पंचायत इलेक्शंस हो सकते हैं, राइट। तो ये तीन इलेक्शंस में नॉर्मली लोग वोट करते हैं, ठीक है। एंड ऑल दीज इलेक्शंस हैपन आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years। ठीक है, ओके। तो देर इज नो ऑफिशियल रिटायरमेंट एज। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई ऑफिशियल रिटायरमेंट एज नहीं है, ये इलेक्टेड पोस्ट है। नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब में जो लोग होते हैं वो लोग की एक रिटायरमेंट एज होती है 60-65 years। बट इलेक्टेड पीपल के लिए, इलेक्टेड मिनिस्टर्स के लिए, इलेक्टेड पॉलिटिशियंस के लिए देर इज नो सच एज लिमिट, ठीक है। प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ टू द प्राइम मिनिस्टर, तो वो ठीक है। अच्छा ये बताइए, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर? कितनी मिनिमम एज पे कोई इंसान प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? एनीवन? नो, ठीक है। सो इट इज 25 years। ठीक है, सो द मिनिमम एज इज 25 years। तो 25 years इज द एज, क्या है? 35 नहीं, 35 नहीं है। सो आंसर इज 25 years। 25 years इज द मिनिमम एज जिसपे कोई इंसान लोकसभा इलेक्शंस में रन कर सकता है, राइट। तो कोई इंसान लोकसभा इलेक्शंस के लिए अगर compete कर सकता है तो टेक्निकली दैट पर्सन कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने की फर्स्ट कंडीशन क्या है? दैट द पर्सन शुड बी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसके दो पार्ट्स हैं, इफ यू रिमेंबर। एक है लोकसभा, दे यार, ठीक है। तो लोकसभा एंड राज्यसभा, दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ आवर पार्लियामेंट। इनको हम हाउसेस बोलते हैं, राइट। तो लोकसभा इज द लोअर हाउस, राज्यसभा इज द अपर हाउस। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई भी एक हाउस का मेंबर होना कंपलसरी है, लोकसभा का या राज्यसभा का। तो लोकसभा के लिए इलेक्शंस होते हैं, राज्यसभा के लिए इलेक्शंस नहीं होते। राज्यसभा के लिए देर आर नो इलेक्शंस, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर्स कैसे बनते हैं वो मैं भी बताता हूँ, बट लोकसभा के लिए इलेक्शंस होते हैं। तो अगर किसी में इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसको लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उसको इलेक्शंस में compete करना पड़ेगा। और इलेक्शंस में compete करने के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो है 25 years। हैंस टेक्निकली 25 years का इंसान जो इलेक्शन जीत गया, लोकसभा का मेंबर बन गया, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, ठीक है। ऐसे आज तक कभी हुआ नहीं है, बट दैट इज टेक्निकल पॉसिबिलिटी। समझ आया? ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी ऑल नो दैट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज अवर प्रेसिडेंट, राइट। तो वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं इंडिया के?
15th, 16th. So answer is 15th, right? She is 15th president of India. So is she the first women president? नो, पहले भी एक विमेन प्रेसिडेंट हुए हैं, प्रतिभा पाटिल, राइट? तो शी इज द सेकेंड विमेन प्रेसिडेंट. तो शी हैज बीन द प्रेसिडेंट सिंस 25th July 2022. शी इज द हेड ऑफ स्टेट. प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट, राइट? तो अभी अभी हमने बात की इलेक्शंस के बारे में कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्शन जिसमें हम लोग कॉमन पीपल वोट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ इफ वी ओनली वोट फॉर दीज इलेक्शन जिसमें हम लोग पीएम इलेक्ट करते हैं, सीएम इलेक्ट करते हैं, या फिर पंचायत या मेयर इलेक्ट करते हैं, तो ये जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, कैसे इलेक्ट होते हैं? राइट, इवन इफ ही इज द हेड ऑफ स्टेट ही इज नॉट द किंग. तो किंग है तो ऐसा कि एक बार बन गए तो बस लाइफ टाइम बने रहेंगे, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे किंग, वैसा नहीं है, राइट? सो ऑल्दो ही और शी इज द हेड ऑफ स्टेट, स्टिल उनको इलेक्ट करना होगा. तो वो इलेक्शन कौन, मतलब इलेक्शन में वोट कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, राइट? इनडायरेक्टली वी वोट फॉर देम, वी मतलब कॉमन पीपल लाइक अस, वी वोट फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. बट वी वोट इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली मतलब किसके थ्रू वोट करते हैं हम लोग? थ्रू आवर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. तो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कौन है? एमपीज एंड एमएलएज, राइट, वेरी गुड. ठीक है. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं. इस पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के जो मेंबर्स हैं उनको हम एमपीज बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. तो ये सभी एमपीज वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए. इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में असेंबलीज होती है, जहाँ पे उस स्टेट की गवर्नमेंट और उनके ऑपोजिशन बैठ के डिस्कशन करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, जहाँ पे सीएम होता है, राइट? तो वो जो जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, वो सभी 28 स्टेट्स की असेंबलीज भी वोट करती है, राइट? उनमें जो एमएलएज हैं, उन असेंबलीज में जो मेंबर्स होते हैं उसका नाम होता है, उनको हम बोलते हैं एमएलए, राइट? तो उनमें जो एमएलएज हैं वो लोग भी वोट करते हैं. तो एमपीज एंड एमएलएज, इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं दैट दे ऑल वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट. समझ आया? यस सर. ठीक है. ओके. तो जब प्रेसिडेंट नया इलेक्ट होता है या होती है तो उनको ओथ कौन दिलाता है? बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, प्राइम मिनिस्टर है या बाकी मिनिस्टर्स हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या वाइस प्रेसिडेंट है, उन सभी को ओथ दिलाने का काम प्रेसिडेंट का है, राइट? प्रेसिडेंट जब नया इलेक्ट होता है या होती है तो उनको कौन ओथ कराता है? ये जितने भी पब्लिक ऑफिस हैं उन सभी में अपॉइंटमेंट के पहले एक ओथ सेरेमनी होती है, ओथ लेना होता है, राइट? तो हम उस ओथ की बात कर रहे हैं. सो ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो ये दोनों पोजीशंस ऐसी हैं, प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट? दीज टू पोजीशंस आर सच कि ये दोनों एक दूसरे को ओथ कराते हैं. बाकी कोई भी दो पोजीशंस में ऐसा नहीं है. प्रेसिडेंट है तो वो ही बाकी सबको ओथ करवाएंगे. बस चीफ जस्टिस हैं जो प्रेसिडेंट को ओथ करवा सकते हैं, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को ओथ करवा सकते हैं, राइट? बाकी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कभी ओथ नहीं करवा सकता. क्लियर है बात? सो दैट इज हाउ द सिस्टम इज. तो ये जो हमने पार्लियामेंट की बात की, इसमें दो हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. लोकसभा इज लोअर हाउस, राज्यसभा इज अपर हाउस. तो लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? एज ऑफ नाउ लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं?
इट इज 550, राइट? 550, 567 है, 550 है, 271, 543 है, बट कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, राइट? 543 करेक्ट आंसर है, बट थोड़े इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, तो 550 टोटल हो जाता है। 543 इज द करेक्ट आंसर वैसे। 543, 543 का हाफ होता है 271, तो 271 इज द नंबर जिसपे विक्ट्री हो जाती है, राइट? इफ द पार्टी क्रॉसेस टोटल 271 एमपीज, तो वो हम मान लेते हैं कि उनकी मेजोरिटी है, वो लोग अपना पीएम इलेक्ट कर सकते हैं। राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? 250, राइट? राज्यसभा जो कि अपर हाउस है उसमें 250 मेंबर्स हैं। ये जो 250 मेंबर्स हैं राज्यसभा के, वो कौन इलेक्ट करता है, वो कहाँ से आते हैं? तो ये राज्यसभा की बेस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, ये लोग कौन इलेक्ट करता है, कहाँ से आते हैं? जैसे लोकसभा के मेंबर्स को तो हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी मैक्सिमम लोग सूरत से हैं, तो सूरत के जो एमपी है, एक तो पाटिल है ना, CR पाटिल, एक दर्शना जरदोश है। तो ये सूरत के कुछ अलग अलग डिफरेंट एरियाज के एमपी हैं। तो इनको हम लोग ने वोट डाला, हम लोग मतलब हमारे फैमिली मेंबर्स ने और हमारे आसपास के लोगों ने, राइट? सो दैट इज हाउ वी इलेक्ट आवर एमपीज ऑफ लोकसभा। राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने का प्रोसेस इज थ्रू असेंबलीज। तो हर एक स्टेट की जो असेंबलीज हैं, उन असेंबलीज के जो मेंबर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो लोग अपने बीच में से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करके राज्यसभा में भेज देते हैं, राइट? सो वी डोंट डायरेक्टली वोट फॉर राज्यसभा एमपीज, ठीक है? तो ये राज्यसभा के मेंबर्स का जो ड्यूरेशन है, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। ये 6 इयर्स का होता है। राज्यसभा में मेंबर्स का ड्यूरेशन इज 6 इयर्स, नॉट 5 इयर्स। लोकसभा के मेंबर्स का ड्यूरेशन इज 5 इयर्स, ठीक है? तो ये आपको थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग ये जो राज्यसभा की बात कर रहे थे, इस राज्यसभा में अराउंड 250 मेंबर्स होते हैं। इनमें से 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं कि दीज पीपल शुड बी द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो ये जो लोग हैं वो बहुत एक एक्सपर्टीज लेके आते हैं अपने अपने फील्ड से। दे कैन बी फ्रॉम स्पोर्ट्स, दे कैन बी फ्रॉम आर्ट्स और लिटरेचर, राइट? इस तरीके की फील्ड से वो लोग होते हैं कि अगर इन सभी मैटर पे कोई पॉलिसी बनाने की बात आए, तो हमारे पास इन सब के एक्सपर्ट्स भी अवेलेबल हों, ऐसा, ठीक है? तो नाउ द क्वेश्चन इज, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा? तो कोई भी हाउस है, लोकसभा या राज्यसभा, इनमें जब डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, तो वो डिबेट को मैनेज करने के लिए एक चेयरपर्सन होता है, राइट? जो सभी मेंबर्स को बोलने का टाइम देता है। कोई इनडिसिप्लिन वाली बात हो तो वो एक्शन ले सकता है उन मेंबर्स के ऊपर। तो देर इज अ चेयरपर्सन। तो राज्यसभा का चेयरपर्सन इनमें से कौन है? ओम बिरला। नहीं, ओम बिरला इज द चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। सीपी राधाकृष्ण। CP राधाकृष्णन। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, राज्यसभा का चेयरपर्सन इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बाय डिफॉल्ट ये दो पोजीशंस एक ही पर्सन की होती है। तो हुएवर इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ठीक है? तो ये दोनों लोग एक ही इंसान होते हैं इन मोस्ट केसेस, ठीक है? तो जो भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट होगा वही चेयरपर्सन भी होगा, ये ध्यान रखना है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अभी थोड़े टाइम पहले ही इलेक्ट हुए हैं, CP राधाकृष्णन। उनके पहले देयर वाज अनदर पर्सन, जगदीप धनखड़, राइट? तो ही रिजाइंड मिडवे। मिडवे मतलब उनका टेन्योर खत्म नहीं हुआ था, बीच में ही उनका रेजिग्नेशन आ गया। बी, बी क्या था? मानवी का भी ठीक था, हेत कर रहा हूँ तो,
ठीक है। तो वो जो इसके पहले प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका बीच में ही रेजिग्नेशन आ गया इन द मिडिल ऑफ हिज टर्म। अभी करीब 2.5 years ही हुए थे, राइट। सो ही सेड दैट बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस ही विल हैव टू रिजाइन। तो उसके बाद वापस इलेक्शन हुए, एंड इन इलेक्शंस में सीपी राधाकृष्णन केम विक्टोरियस। तो अभी ये जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए उसमें किस किसने वोट डाला? तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स, मीन्स हमारी पार्लियामेंट के मेंबर्स ही वोट डालते हैं। ये बात पार्लियामेंट के बाहर नहीं जाती। मीन्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो असेंबलीज भी वोट डालती है, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ पार्लियामेंट ही वोट डालती है। ठीक है। तो 3 इलेक्शंस की हमने बात की। तीनों इलेक्शंस में जो इलेक्टरल कॉलेज है वो अलग अलग है। प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा वोट वोटर बेस है हम बोल सकते हैं, बिकॉज एवरीबडी वोट्स इन द इलेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, राइट। देन प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ओनली द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राइट, दैट इज एमपीज एंड एमएलएज, दे वोट। एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ओनली द एमपीज वोट, सिर्फ एमपी ही वोट करते हैं, एमएलएज वोट नहीं करते। ठीक है। सो दैट इज हाउ तीनों का जो स्ट्रक्चर है इलेक्शन का वो डिफरेंट है, तीनों का जो सिस्टम है इलेक्शन का वो डिफरेंट है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, दे आर सेम पर्सन, राइट। लोकसभा का जो चेयरपर्सन है, दैट पर्सन इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा वाले अपने मेंबर्स में से ही किसी एक इंसान को चूज करके बिठा देते हैं चेयर पे कि तुमको हमारी सब मीटिंग्स अच्छे से करवानी है, ऐसा। ठीक है। एंड दैट पर्सन इज ओम बिरला, जो भी किसी ने आंसर दिया था। ठीक है। तो लोग, ओम बिरला इज नॉट द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ही इज द चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। ठीक है। ओके। हु हेड्स द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन? तो वापस हम लोग मिनिस्ट्रीज एंड मिनिस्टर्स पे आ गए आफ्टर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन मतलब क्या है यहाँ पे? ये हम लोग जो कोऑपरेटिव्स सुनते हैं, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी है, जैसे अमूल है, अमूल इज ऑल्सो अ कोऑपरेटिव, राइट। फार्मर्स बहुत सारे मिलके उन्होंने अमूल बनाया। अमित शाह, राइट। सो द मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन इज अमित शाह। ठीक है। हु हेड्स द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? ये तो आई थिंक सबको पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है। डी, एस जयशंकर, राइट। सो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज एक्स जयशंकर, राइट। वेरी फेमस पर्सन। तो जो लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, जो मैक्सिमम सब लोग देखते होंगे, तो सोशल मीडिया पे भी बड़े फेमस है, राइट। सो दीज आर द टू पर्सन्स। Amit Shah is also our Minister of Home Affairs, right? And S. Jaishankar is our Minister of External Affairs. तो होम एंड एक्सटर्नल दोनों ही टाइप के जो मैटर्स हैं वो ये दोनों मिनिस्टर्स हैंडल करते हैं। तो होम अफेयर्स में एग्जैक्टली क्या आता है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इनके परव्यू में क्या क्या आता है एग्जैक्टली? तो होम अफेयर्स में बेसिकली आता है इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है। तो होम मिनिस्टर अपने बोलते हैं तो नाम सुन के ऐसा लगता है कि हाँ घर की बात हो रही है, बट एग्जैक्ट जो बोल सकते हैं वर्क है इनका, दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना। तो होम मिनिस्ट्री के अंडर हमारी पुलिस फोर्स, मतलब ऐसे तो स्टेट का मैटर है, बट पुलिस फोर्स होम मिनिस्ट्री हैंडल कर सकती है, राइट। दिल्ली पुलिस की जितनी भी पुलिस है वो सारी होम मिनिस्ट्री के अंडर ही रहती है। ठीक है। तो जो भी सिक्योरिटी है
मिनिस्टर्स की या वीआईपीस की, जिनको भी जेड प्लस सिक्योरिटी देना होता है, तो वो सब होम मिनिस्ट्री ही डिसाइड करती है कि किसको कितनी सिक्योरिटी देनी है, किसको कितने एसपीजीज लगेंगे। राइट, तो ये सारा मैटर होम मिनिस्ट्री का ही रहता है। फाइन, ओके। एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वी ऑल नो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का क्या काम है। तो इंडिया का बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, उसको इम्प्रूव कराना, हमारे ट्रेड्स एंड बिजनेसेस को प्रमोट करना। ठीक है, तो प्राइमरीली हम ऐसा बोल सकते हैं। सर, डज इट इंक्लूड इमिग्रेशन? मतलब मैं क्वेश्चन नहीं समझा। नीव, Sir, I have a doubt. हाँ, Sir, internal security only for the elected bodies, right, sir? Not for the whole country, like internal security. नहीं नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ होल कंट्री ऑफ कोर्स। तो जो भी इंटरनल कोई टेररिज्म का कोई मैटर आता है, या कोई इंटरनल थ्रेट्स की वजह से कहीं पे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, तो होम मिनिस्ट्री कैन डायरेक्टली टेक एक्शन ऑन दोज मैटर्स। ठीक है, तो जैसे अभी पहले आप लोग सुनते थे नक्सलाइट्स का एक इशू चलता था, राइट, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में, उड़ीसा में। तो वो नक्सलाइट्स का इशू था, वो भी होम मिनिस्ट्री के अंडर ही था। तो होम मिनिस्ट्री यूज टू हैंडल दिस मैटर। तो अभी तो काफी हद तक कम हो गया नक्सलाइट्स का इशू भी। ठीक है, बट इंटरनल सिक्योरिटी जो भी मैटर हो सकते हैं जिससे इंडिया के लोगों की सिक्योरिटी खतरे में है, वो सारे मैटर इनके अंदर ही आते हैं। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो जो भी ये वीआईपीज होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए एसपीजी कमांडोज अपॉइंट किए जाते हैं। एसपीजी मींस स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, सो दे आर ट्रेन्ड टू प्रोटेक्ट पीपल, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, इमिग्रेशन वाला मैटर वो दोनों के अंडर आएगा, एक्सटर्नल अफेयर्स में भी आ गया अगर कोई बाहर से यहाँ पे आ रहा है तो, राइट। और अगर इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो जो उनको पासपोर्ट इशू कराना रहेगा इंडिया की गवर्नमेंट से, वो भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर आ गया। ठीक है, तो देर आर टू टर्म्स, एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन। दोनों का मीनिंग सेम है या अलग है? अलग है। तो कौन सा क्या है? तो इमिग्रेशन मतलब कंट्री में, होम कंट्री में आना, और एमिग्रेशन मतलब होम कंट्री से अब्रॉड जाना। हाँ, एमिग्रेशन दिस इज गोइंग आउट, एग्जिट। एग्जिट से आप समझ सकते हैं, अगर ये ई से शुरू हो रहा है तो इट इज गोइंग आउट। तो अगर हम समझ लो सभी इंडियंस हैं और हम लोग अगर बाहर जा रहे हैं, तो इंडियन एयरपोर्ट पे, मान लो मुंबई से हमारी फ्लाइट है, वी आर गोइंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, बाहर के कोई भी कंट्री में। तो हम लोग जब इंडियन मुंबई एयरपोर्ट पे जब हमारी प्रोसेसिंग कराएंगे तो वी विल बी इन एमिग्रेशन। ठीक है, फिर जहां में जाना है वहां हम पहुंच गए, तो उधर वापस से हमारी एक प्रोसेस होगी, दे विल चेक आवर पासपोर्ट, वीजा, एवरीथिंग, एंड देन दे विल अलाउ अस इन देयर कंट्री। तो जब वो अपने गेट्स खोलते हैं, देन दैट इज कॉल्ड इमिग्रेशन। तो वी आर इमिग्रेटिंग इनटू दैट कंट्री। ठीक है, तो हम चाहे अभी दिवाली के बाद घूमने जाएं या ऐसे कोई काम करने जाएं, तो वट एवर इट इज, ये एमिग्रेशन और इमिग्रेशन दो अलग अलग प्रोसेसेस हर जर्नी में होगी। ठीक है, सो अभी ये बस ऐसी नॉलेज है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये आई थिंक सबको पता होगा, निर्मला सीतारमन। जो नहीं पता है वो शायद ये हो सकता है, बट अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चला था तो उस समय आई थिंक काफी लोगों ने नोटिस किया हो दैट ही इज अवर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, राइट, राजनाथ सिंह। मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, दिस पर्सन इज ऑल्सो प्रेटी फेमस, नितिन गडकरी। तो आई होप ये भी आप लोग को सभी को पता होगा। ठीक है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। तो आप लोग सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको पता होगा
that the Minister for Commerce and Industry is पीयूष गोयल. ठीक है, ही हिमसेल्फ इज सीए, तो वो खुद भी कॉमर्स बैकग्राउंड से ही है. हु इज द मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट? शिवराज चौहान। शिवराज चौहान, वेरी गुड. राइट, तो रूरल डेवलपमेंट, रूरल मींस विलेज एरिया, कंट्री साइड, तो उसके डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली देयर इज अ मिनिस्ट्री, राइट. तो एंड द मिनिस्टर हैंडलिंग दैट मिनिस्ट्री और दैट डिपार्टमेंट इज शिवराज सिंह चौहान. ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, एंड देन some 3-4 years ago he was brought, not 2 years ago he was brought into the center मतलब उनको एमपी बना के फिर एक मिनिस्ट्री दे दी गई, राइट. अभी उनको मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स से निकाल के सेंटर की पॉलिटिक्स में ले आए हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं. ठीक है, कंगना रनौत इज बाय द वे इज एमपी, राइट. तो इसके लिए उसका नाम, ऐसा नहीं कि मैंने मूवी स्टार्स का नाम लिखा है. कंगना रनौत इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, अरविंद केजरीवाल इज नॉट एन एमपी, ही इज नॉट इवन एन एमएलए एनी मोर. हु इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ? धर्मेंद्र प्रधान। ना, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज जेपी नड्डा. ठीक है, जेपी नड्डा इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी. ठीक है, and he is handling this ministry also, health and family welfare. तो ये सारे एक साथ मैंने क्वेश्चंस पूछ लिए. मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मल वेलफेयर. तो ये दो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मल वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. दोनों के जो मिनिस्टर हैं वो है शिवराज सिंह चौहान. हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज जेपी नड्डा. ठीक है, नाउ हु इज द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स? तो बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम सूरत, तो जब भी आप कोई इंटरव्यू में जाते हो तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सूरत का नाम सुनते ही वो लोग बोलते हैं कि टेक्सटाइल के बारे में कुछ बताओ, राइट. तो तो गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह. हु इज द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, वेरी गुड. राइट, तो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स इज गिरिराज सिंह, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी अश्विनी वैष्णव. तो ये दोनों तो काफी रिलेटेड मिनिस्ट्रीज लगती हैं, आईबी एंड आईटी. रेलवेज थोड़ा डिफरेंट है, बट स्टिल उनको ये दोनों तीनों मिनिस्ट्रीज दी गई है, राइट. धर्मेंद्र प्रधान इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन. तो आप लोग को जो डायरेक्टली अफेक्ट करती है मिनिस्ट्री वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. आज ही कश्यप बोल रहा था कि ऐसा है शायद कि 12th के बाद भी दो बोर्ड्स हो सकते हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास तक तो नहीं आई है, बट ये सब जो इन्फॉर्मेशन डिसाइड होती है वो यहीं से होती है, राइट. अच्छा, इसमें एक चीज और है, अभी इंडिया का बहुत मेजर पुश है टुवर्ड्स मेकिंग चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, राइट. तो अश्विनी वैष्णव इज द मिनिस्टर जो ये बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं, कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं कि आप भाई इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग चालू करें. इंडियन कंपनीज को भी ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं कि आप चिप मैन्युफैक्चरिंग चालू करो, आप टेक्नोलॉजी डेवलप करो, राइट. दैट इज द फ्यूचर. तो चिप इज द फ्यूचर, वो इंडियन गवर्नमेंट को भी रियलाइज होने लगा है. Fine. So that is why Indian government is pushing for chip making in India. तो चिप मीन्स हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये चिप्स होते हैं, राइट. तो आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, इन सभी में कोई ना कोई एक चिप लगी है. अभी जो गाड़ियाँ आती हैं जिसमें इतना एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है उनमें भी ये चिप्स लगे होते हैं. कोविड के टाइम पे गाड़ियाँ बनना बंद हो गई थी क्योंकि ये चिप्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रुक गया था इन कोविड. ठीक है, तो उस समय ये सब कुछ बहुत महंगा हो गया था. तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बी सेल्फ रिलायंट इन दिस चिप इंडस्ट्री. तो इसके लिए बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स अभी अनाउंस हो रहे हैं रिसेंटली. तो ये सब मैं इसके लिए भी बता रहा हूँ कि
जब तक आप लोग ग्रेजुएट होंगे 5-6 years डाउन द लाइन, तब तक प्रोबेबली ये चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी हद तक एस्टेब्लिश हो चुकी हो। ठीक है, तो आपके लिए एक और एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो चुकी होगी तब तक। वो इज द सीजेआई। सीजेआई का मतलब क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बी आर गवाई। हाँ, वेरी गुड, बी आर गवई। डीवाई चंद्रचूड़ वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्ट बिफोर बी आर गवई। यूयू ललित एंड एस ए बोबडे, दे हैव बीन द चीफ जस्टिसेस अर्लियर इन द पास्ट। ठीक है, तो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बी आर गवई। ही इज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। तो इन लोग का टोटल एज का लिमिट होता है 65 years के बाद वो लोग आगे काम नहीं कर सकते, राइट। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि चीफ जस्टिस को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ही इज कॉल्ड द अपॉइंटर ऑफ चीफ जस्टिस। ठीक है, तो गवर्नमेंट सजेस्ट करती है कि भाई इनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए, बट फाइनली जो अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करना होता है वो प्रेसिडेंट का ही होता है। ठीक है, तो ये जो बी आर गवई है, इनके नोटेबल जजमेंट्स कौन से हैं? ऐसे तो बहुत सारे जजमेंट्स किए होंगे उन्होंने। व्हेन ही वाज जस्टिस इन हाई कोर्ट, देन ही वाज अ जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इसका एक बहुत लंबा केस चला था। 370 आर्टिकल 2020 में 2019 में खत्म होने के बाद अभी लास्ट ईयर तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली ये ही बोला कि ये जो एब्रोगेशन हुआ है वो सही है, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो वो जो जजेस की बेंच थी उसमें ही वॉज अ पार्ट। इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टरल बॉन्ड्स एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू कोई इंसान पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे सकता है विदाउट एनीवन नो कि ये डोनेशन किसने दिया। ठीक है, तो इस तरीके से देयर वर चांसेस कि ब्लैक मनी बहुत सारा पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाए, क्योंकि ऐसे आप कोई ट्रैक नहीं कर सकता कि इतने सारे पैसे अगर किसी ने मान लो 10 करोड़ रुपए एक पार्टी को दे दिए थ्रू इलेक्टरल बॉन्ड्स, तो वो पैसे उस पार्टी को मिल भी जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये पैसे कहाँ से आए। ठीक है, सो दैट वाज अ लूप होल इन दिस इलेक्टरल बॉन्ड प्रोसेस। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद करा दिया कि बॉन्ड लेना आप बंद करो, आपको डायरेक्टली चेक से पैसे लेने पड़ेंगे ऐसा। तो आपको पता चलेगा, एजेंसीज को पता चलेगा कि ये पैसे कहाँ से आए। ठीक है, सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो जिनका ये पार्ट रहे हैं। यस प्रगति। सर ये बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट होते थे क्या? इन्वेस्टमेंट नहीं होते बॉन्ड्स, आप तरीके से समझ लो क्विड प्रो क्वो है। जब भी इलेक्शंस आते हैं तो ये पार्टीज को, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको बहुत सारे फंड्स की जरूरत पड़ती है टू compete those elections, right? तो they go to people who have money, those who are running businesses। ठीक है, तो अब ये जो बिजनेस पर्सन हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन है, यू कैन थिंक ऑफ एनी नेम जिसका आप जानते हो कि बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, तो दे कैन गिव मनी टू दीज पीपल, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन दिस होप कि अगर कल को इनकी गवर्नमेंट बनी तो क्योंकि हमने इनको आज इतने पैसे दिए, इनकी हेल्प की है, तो कल वो भी हम हमारी हेल्प करेंगे वापस। तो दिस इज कॉल्ड क्विड प्रो क्वो। ठीक है, यस सर। कि हमने कुछ दिया है आपको आज, कल आप हमको भी कुछ दे देना। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ इसरो? इसरो तो अब सभी जानते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? आपको सबको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसरो हैज बीन डूइंग वंडरफुल इन इंडियाज स्पेस रिसर्च एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन।
तो हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ इसरो? इट इज वी नारायणन, राइट? तो फोटो भी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि हु हेड्स द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इट इज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो कोई भी डिपार्टमेंट में या कोई भी मिनिस्ट्री में एक तो मिनिस्टर होता है ऑफ कोर्स, दूसरा सेक्रेटरी होता है, राइट? सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी नॉर्मली इज अ पर्सन हु इज एन आईएएस ऑफिसर, राइट? एंड ही इज बेसिकली द एग्जीक्यूटिव। तो आपके गवर्नमेंट के तीन पार्ट्स हैं हमारे गवर्नमेंट के। एक होता है लेजिस्लेचर, ये तो पढ़ा होगा ना आप लोग ने सिविक्स में कहीं ना कहीं। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी, है ना? फिर वो मीडिया वाले आते हैं, वो लोग बोलते हैं प्रेस या मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा बोलते हैं ना वो लोग। तो बट वो लोग ने, उन्होंने खुद ने बनाया ये तीन है पिलर्स। तो लेजिस्लेचर मतलब ये जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लोग जो लोगों से जुड़े होते हैं, उनकी वोट लेके आते हैं एंड दे नो द एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, सो दे कैन लेजिस्लेट, दे कैन जनरेट लॉज, दे कैन मेक लॉज, राइट? तो उन्होंने लॉज बना दिए, अब उस लॉज को एग्जीक्यूट कराने का काम किसका? एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग आते हैं? ये जो भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, दे आर ऑन द फील्ड। तो जो भी लॉ बना के उनको बोल दिया कि अब ये लॉ है, इसके हिसाब से काम होगा, ऐसा चलना है, तो ये लोग वो लॉज को एग्जीक्यूट कराते हैं, इनको इम्प्लीमेंट कराते हैं, राइट? एंड जुडिशरी सीज कि ये जो भी लॉज गवर्नमेंट ने बना के दिए वो सभी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड इफ समवन इज फाउंड नॉट फॉलोइंग देम, तो जुडिशरी फिर उसको अपने हिसाब से डील करती है। समझ आ रहा है? सो दीज आर द बेसिक पिलर्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो ये जो एग्जीक्यूटिव वाला जो पार्ट है, तो मिनिस्टर ने तो लेजिस्लेट कर लिया, एक लॉ बनवा दिया। अब उस लॉ को एग्जीक्यूट कराना, मिनिस्टर के जो भी गवर्नमेंट के काम है उन सब के कामों को करवाना, वो सभी सेक्रेटरी का काम होता है, ठीक है? तो आईएएस ऑफिसर की जो एक टॉप मोस्ट पोस्ट हो सकती है वो होती है सेक्रेटरी, एक मिनिस्ट्री का। एंड सभी आईएएस ऑफिसर्स सेक्रेटरी की पोजीशन तक पहुंच जाएं वैसा नहीं होता, ठीक है? एक ऐसा इंसान जो एकदम अर्ली एज में ही आईएएस क्लियर कर लिया, अराउंड 22, 3, 4, 5 की एज तक ही, उसके पास ही मौका होता है कि वो सेक्रेटरी की पोजीशन तक पहुंच पाए, क्योंकि बहुत लंबा एक्सपीरियंस चाहिए होता है वहां तक पहुंचने के लिए, राइट? तो जो लोग लेट अपनी लाइफ में आईएएस क्लियर कर पाए 30, 32 की एज में, उनके पास तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो लोग सेक्रेटरी बन पाए, ठीक है? सो दैट इज हाउ सेक्रेटरी इज इम्पोर्टेंट। तो कोई भी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी तो एक हमेशा ही होता है, एंड एग्जैक्टली वो सेक्रेटरी ही होते हैं वो लोग जो सारा काम करवाते हैं, ठीक है? वो इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन इंडिया में इतने सारे होते हैं प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस होते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस भी हर स्टेट में कभी ना कभी होते ही रहते हैं। तो ऑलमोस्ट हर टाइम पे कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक सेक्शन 144 लगा रहता है। अभी भी एज ऑफ नाउ बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं तो वहां पे सेक्शन 144 लगाया हुआ है, ठीक है? तो इतना बड़ा, इतने सारे इलेक्शंस को मैनेज करने के लिए वी हैव एन एजेंसी कॉल्ड इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन के जो चीफ होते हैं दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देर आर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है? तो टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इन तीनों में से एक होता है सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है? ज्ञानेश कुमार, राइट? सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज ज्ञानेश कुमार,
तो दिस पर्सन, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब जो भी टॉप पोजीशंस होती हैं उनमें नॉर्मली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। तो ज्ञानेश कुमार इज ऑल्सो अ 1988 बैच आईएएस ऑफिसर फ्रॉम केरला काडर। तो जब भी ये लोग आईएएस ऑफिसर्स बन जाते हैं उसके बाद इनको एक स्टेट दे दिया जाता है कि वहां पे जाके आपको पहले सर्व करना है। फिर वो स्टेट में सर्व करते हैं, स्टेट में सर्व एक बार इनका हो जाता है उनकी सर्विस, वहां से उनको काफी एक्सपीरियंस मिल जाता है, देन दे आर ब्रॉट टू द सेंटर। तो फिर वो लोग सेंटर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी हेल्प करने लगते हैं। ठीक है। तो सीईसी मीन्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब अगेन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट। तो इनका जो टर्म लेंथ है या तो 6 इयर्स रहेगा, और अगर 6 इयर्स होने के पहले 65 इयर्स इनकी एज हो गई तो तब तक रहेगा। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। फाइन। तो ज्ञानेश, यस कश्यप। सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट थोड़ी ना इलेक्ट करता है, वो तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन वोट करता है ना। हाँ, तो इलेक्ट करने का मैंने नहीं बोला था, अपॉइंट करने का बोला था। अपॉइंट करने का मतलब कि एक बार गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन आ गया कि आप भाई इनको आप चीफ जस्टिस बना दो, तो फिर अपॉइंटमेंट लेटर कौन इशू करेगा? प्रेसिडेंट। ओके सर। समझ आया ना? तो मैंने इलेक्ट करने का नहीं बोला। ठीक है, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? तो ये सब जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है, और अगर अगर कभी आगे आप न्यूज़ में ये लोग को सुनो समझो तो आपको फिर रिकॉल होना चाहिए कि हाँ ये बताया था क्लास में। ठीक है। तो अभी जैसे इलेक्शंस चल रहे हैं बिहार में, तो अगर आप कभी न्यूज़ पढ़ो और वहाँ पे ये फोटो दिखे इस पर्सन की, तो देन यू शुड बी एबल टू रिकॉल। ऐसा पर्पस है मेरा। ठीक है। तो आप लोग का थोड़ा सा फेमिलियरिटी बढ़े लोगों से, इवेंट्स से, दैट इज द मेन पर्पस। हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? जिसमें ऑप्शंस नहीं है, वो वो बस पता नहीं क्यों नहीं है। ये बताइए अटॉर्नी जनरल होता क्या है? अटॉर्नी क्या होता है? अटॉर्नी वर्ड तो शायद सुना लॉयर। होगा। हाँ, लॉयर। लॉयर। हाँ, राइट। तो अटॉर्नी जनरल आप लॉयर बोल सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब इंडियन गवर्नमेंट का जो लॉयर टू गो है वो कौन है? जैसे इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया एक इतना बड़ा कंट्री है, गवर्नमेंट एक इतनी बड़ी फंक्शनलिटी फंक्शन है, तो इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो कभी ना कोई तो गवर्नमेंट के साथ हमेशा दुखी रहेगा। और ऐसा होगा तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे लोग केसेस भी करते रहेंगे कि गवर्नमेंट ने तो ऐसा लॉ बना दिया पर मुझे तो चलता ही नहीं है, गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि हर एक इंसान को आम खाना है पर मुझे तो पसंद ही नहीं है आम। ठीक है। तो देर विल बी सो मैनी केसेस गोइंग ऑन अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अगर पीएम मोदी की है तो हर बार वो कोर्ट जाते रहे, राइट? सो दैट डज नॉट हैपन। तो गवर्नमेंट ने एक इंसान को अपॉइंट कर दिया कि भाई आप रहो, आप अटॉर्नी जनरल हो हमारे, हमसे थोड़े पैसे ले लेना हर महीने, बट कोई भी हमारे ऊपर केस करे तो वो केस में रिप्रेजेंटेशन आपको करनी है। ठीक है, गवर्नमेंट के तरफ से। समझ आया? सो दैट इज हाउ दिस अटॉर्नी जनरल फंक्शंस। क्लियर है? तो ऑफ कोर्स अटॉर्नी जनरल जो भी होंगे वो एक बहुत बड़े लॉयर होंगे, राइट? ही हैज टू नो लॉ इन एंड आउट, सो दैट गवर्नमेंट पे अगर कोई एलिगेशन लगाए, कोई केस करे, तो गवर्नमेंट को वो डिफेंड कर सके प्रॉपरली। ठीक है। So the name of the person is R Venkat Ramani, right? So he is a physics graduate, not a law graduate. ठीक है। Then he studied law in Pondicherry. तो अटॉर्नी जनरल के क्या फंक्शंस है समझ आ गया ना? Yes, sir. यस सर। ओके। तो अटॉर्नी जनरल एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। तो अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई लीगल मैटर आए तो वो गवर्नमेंट को भी एडवाइज कर सकते हैं, और उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जाके
वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल वो ऐसा बोल सकता है कि मुझे गवर्नमेंट को बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी फंक्शनिंग को भी समझना पड़ेगा, एंड आई हैव टू नो कि आप किस तरीके से लॉज बना रहे हैं, कोई नया लॉ बना रहे हैं क्या। राइट अगर कभी कल कोई कोई मैटर आ गया तो आई हैव टू बी अपडेटेड ऑन दोज मैटर्स। राइट सो ही हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स। क्लियर है। तो अगर वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो ही वुड बी अप टू डेट विद ऑल द मैटर्स जो भी गवर्नमेंट अभी लेके आ रही है। ठीक है। बट अगर कोई भी मैटर पे वोटिंग होती है कि हमको ये लॉ पास कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए ऐसा, तो वोटिंग में अटॉर्नी जनरल कैन नॉट वोट। ठीक है। बिकॉज ही इज नॉट एन एमपी। वो सिर्फ वहां पे है टू गिव हिज एडवाइस एंड टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ठीक है। एंड जो मैं अभी आपको बताया कि अटॉर्नी जनरल कैन अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। राइट सो ही इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया एज अ कंसल्टेंट। वो सर्वेंट नहीं है गवर्नमेंट का, तो ही इज अपॉइंटेड एज अ कंसल्टेंट। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो अपने हिसाब से अपना नया कंसल्टेंट लेके आ जाते हैं। राइट एंड देन जो भी एग्जिस्टिंग अटॉर्नी जनरल है उनको हटा दिया जाता है। तो अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते तो फिर उनको हटाना पॉसिबल नहीं था गवर्नमेंट चेंज होने के बाद। ठीक है। बट वो सिर्फ एक कंसल्टेंट है तो कंसल्टेंट को तो कभी भी हटा सकते हैं। ठीक है। तो ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस ऑल्सो। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट को तो उनको रिप्रेजेंट करना ही है कोर्ट्स में जाके। बट अगर किसी दिन ऐसा रहा कि छुट्टी है, कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस नहीं है, कोई हियरिंग नहीं है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ऑन दैट डे ही कैन डू हिज ओन स्टफ ऑल्सो। तो वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। राइट तो जो भी अटॉर्नी जनरल है उनकी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस तो चालू ही रहती है। कभी किसी दिन गवर्नमेंट का कोई रिक्वायरमेंट आए तो फिर वो लोग कोर्ट चले जाते हैं। हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। राइट तो ये भी काफी टाइम हो गया, आई थिंक जैन फेब में चेंज, दिसंबर में चेंज हुए थे लास्ट ईयर। तो दिसंबर में नॉर्मली इज द टाइम टू फाइंड अ न्यू पर्सन। ठीक है। तो उसके पहले शक्तिकांत दास थे। शक्तिकांत दास वाज द आरबीआई गवर्नर फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो आरबीआई गवर्नर का जो टर्म होता है वो कितना टाइम के लिए होता है? The term for RBI governor is for 3 years, right? तो term length is 3 years। 3 years के बाद रीअपॉइंट कर सकते हैं। शक्तिकांत दास was also the governor of RBI for 2 consecutive terms, तो टोटल 6 years के लिए। ठीक है। तो संजय मल्होत्रा इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई सिंस 12 दिसंबर 2024। तो दिसंबर में चेंज हुए थे। ठीक है। तो व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई? करेंसी इशू करना। ठीक है। तो 500 के जो नोट्स हैं जो अभी हमारे कंट्री में सबसे बड़े डिनोमिनेशन है, तो 500 के नोट्स आरबीआई इशू करता है। इनफैक्ट सारे नोट्स आरबीआई इशू करता है। सिर्फ एक नोट है जो आरबीआई इशू नहीं करता। वो कौन सा नोट है? 1 रुपए। 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट। वेरी गुड। तो 1 रुपी का जो नोट है वो आरबीआई इशू नहीं करता है। राइट इसका मीनिंग क्या है? 1 रुपी के अलावा जितने भी नोट्स हैं उस पे आप सभी पे देखना, उस पे एक सेंटेंस ऐसा लिखा रहेगा कि आई प्रॉमिस टू गिव दिस मैनी रुपीज टू द बेयरर। है ना? अगर 500 का नोट है तो उस पे भी लिखा होगा आई प्रॉमिस टू गिव 500 रुपीज टू द बेयरर। ठीक है। तो ये जो करेंसी नोट्स हैं वो बेसिकली दे आर प्रॉमिस सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द गवर्नर ऑफ आरबीआई। वो ये जो सेंटेंस लिखा है उसी के नीचे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है। आई प्रॉमिस वाला जो सेंटेंस लिखा है उसी के नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। तो बेसिकली आरबीआई गवर्नर एक प्रॉमिस लिख के दे रहा है आपको कि आप जब ये 500 रुपए का नोट ले जाके आरबीआई को दे दोगे तो वो आपको 500 रुपीज दे देंगे उसके अगेंस्ट। 500 रुपीज
कैसे देंगे ये 500 रुपीज जो आप बोल रहे हो वो 500 रुपीज नहीं है, वो 500 रुपीज की वैल्यू का एक सर्टिफिकेट है। समझ आ रही है बात? एंड दिस सर्टिफिकेट इज बैक्ड बाई आरबीआई। आरबीआई बोलता है कि आप ये ढंग से यूज करो, जितना मर्जी यूज करना है करो, पीछे हम हैं। राइट? तो अगर आपसे नहीं चलता तो हमारे पास लेना, हम आपको 500 रुपीज दे देंगे। तो ये जो 500 रुपीज ये देने की बात करते हैं, तो ये 500 रुपीज किस फॉर्म में हो सकते हैं? ये 1 रुपी नोट के फॉर्म में हो सकते हैं, या कोई और डिनोमिनेशन में हो सकते हैं, या फिर गोल्ड के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है? 500 रुपीज वर्थ गोल्ड दे देंगे हम। क्लियर है बात? तो ये जो 1 रुपी का नोट है, बिकॉज इसी नोट को देके तो वो अपने प्रॉमिस फुलफिल करेंगे। तो दिस 1 रुपी नोट इज नॉट साइंड बाय आरबीआई गवर्नर, वरना तो वही हो जाएगा कि तुमने सर्टिफिकेट लेके सर्टिफिकेट ही दे दिया फिर मुझे। ठीक है? तो आरबीआई गवर्नर इज डज नॉट साइन 1 रुपी का नोट। कौन साइन करता है 1 रुपी का नोट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज नॉट अ पर्सन, तो साइन करने के लिए एक इंसान चाहिए। राइट? finance secretary. फाइनेंस सेक्रेटरी। राइट? सो इट इज फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है? हम्म। तो यहाँ पे मैंने एक बात की गोल्ड की। तो ये गोल्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे ही क्वेश्चन आता है, आप लोग ने शायद ये सोचा भी होगा या कहीं पे डिस्कस भी हुआ हो, कि कोई भी कंट्री अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी क्यों नहीं पब्लिश कर देती है, क्यों नहीं प्रिंट कर लेती? तो उसका रीजन यही है, बिकॉज ये जो करेंसी प्रिंट होगी वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट है करेंसी का, कि हम लोग इतने इस करेंसी नोट के अगेंस्ट इतने वैल्यू के आपको पैसे देने को रेडी है। ठीक है? तो अगर समझ लो आरबीआई बहुत सारे 500 रुपए के नोट छाप के मार्केट में निकाल दे, और फिर लोग सभी वो 500 के नोट लेके आरबीआई के पास चले जाएं कि लाओ हमारे 500 रुपए। ठीक है? तो आरबीआई के पास इतना पैसा होना चाहिए, इतना गोल्ड होना चाहिए कि वो उन सभी के 500 रुपीज के वर्थ के गोल्ड दे सके। ठीक है? दैट मीन्स आरबीआई कैन नॉट इशू मोर करेंसी जितना कि उनके पास गोल्ड का वर्थ है उससे ज्यादा। ठीक है? तो आरबीआई के पास अगर 1,000 करोड़ रुपए का गोल्ड है, तो आरबीआई सिर्फ 1,000 करोड़ की ही करेंसी इशू कर सकती है। कि अगर सब लोग हमारे पास ये करेंसी नोट लेके आ गए पैसे मांगने, तो हमारे पास वो गोल्ड हो उतना कि हम लोग उन सभी को उनके डिनोमिनेशन के हिसाब से उनके पैसे के बराबर गोल्ड दे सकें। समझ में आया? दैट इज वाई कोई भी कंट्री अपने गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन करती है। जितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व होगा उतना ज्यादा वो लोग प्रिंट कर पाएंगे। आई होप ये प्रिंटिंग वाला प्रॉब्लम क्लियर है सभी को, कि कितने पैसे हम लोग इतने पैसे प्रिंट क्यों नहीं कर लेते। Yes, sir. हम्म। ठीक है? सो नाउ लेट अस कम टू डिफेंस फोर्सेस। सो देर आर 3 डिफेंस विंग्स इन आर डिफेंस फोर्सेस। राइट? तो यूनिफॉर्म देख के आप लोग समझ भी जाएंगे। ये आर्मी है, ये वाइट वाले एयरफोर्स, सॉरी वाइट वाले नेवी, एंड दिस ब्लू शर्ट इज एयरफोर्स। ठीक है? तो ये सिर्फ यूनिफॉर्म तो आपको दिख रही है। आप एक चीज और नोटिस कर रहे हैं इस फोटो में, दैट इज इन तीनों का सल्यूट। ये आर्मी के जो हेड हैं, राइट, ये सभी अभी करंट ऑफिसर्स नहीं है, तीनों भी, तीनों विंग्स के। वो सभी चेंज हो गए हैं, बट मैंने ये फोटो इसके लिए रखी क्योंकि इसमें जो सल्यूट है इन लोग का वो अलग अलग शो हो रहा है। ठीक है? तो आर्मी के जो हेड है उनका सल्यूट अलग है, पूरा फ्रंट दिख रहा है पाम का। राइट? नेवी एंड एयरफोर्स इन दोनों का सल्यूट थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट फिर भी एयरफोर्स वाले सल्यूट में जो पाम है वो थोड़ी ओपन है, नेवी की सल्यूट में पाम पूरी तरीके से क्लोज्ड है। राइट? तो तीनों का आप बोल सकते हैं कि सल्यूट का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। यहाँ पे पाम पूरी तरह ओपन है, यहाँ पे पाम हाफ ओपन है, और यहाँ पे पाम पूरी तरीके से क्लोज्ड है। ठीक है? तो तीनों का सल्यूट देखने में लगता है सिमिलर है, बट टेक्निकली या बहुत ध्यान से देखें तो यू विल फाइंड कि तीनों के सल्यूट्स में भी डिफरेंस है। ठीक है? सो नाउ हु आर द चीफ्स ऑफ ऑल द 3 विंग्स? तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ,
तो एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं उनको हम बोलते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एंड दैट पर्सन इज एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, राइट, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो अमरप्रीत सिंह ये हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे और उसके बाद भी आपने इनके काफी न्यूज में कवरेज देखी होगी, ठीक है। ये जो लास्ट में लिखा है ये इनके जो सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट वाले मेडल्स है वो है। वैसे तो नंबर ऑफ मेडल जो इनको मिले हैं वो इतने सारे हैं, राइट, बट उसमें से जो सबसे टॉप वाले हैं वो ये दोनों हैं, राइट। पीवीएसएम परम विशिष्ट सेवा मेडल एंड एवीएसएम दैट इज अति विशिष्ट सेवा मेडल। तो ये इनको इनके डिफरेंट इतने सारे लंबे करियर में जो डिफरेंट रोल्स इन्होंने प्ले किए हैं उसके बेसिस पे ये मेडल्स मिलते हैं। सिमिलरली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दैट इज जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो इन सभी की जो पोजीशन है वो भी डिफरेंट है, ऑल्दो दे आर चीफ्स ऑफ देयर डिफरेंट विंग्स, बट स्टिल इनको हम बोलते हैं एयर चीफ मार्शल, ये जनरल, राइट, एंड यहाँ पे एडमिरल, ठीक है। तो जब भी ये चीफ या बनेंगे कोई भी अपने अपने आर्मी विंग के, तो उनका ये जो इनिशियल्स है वो अलग अलग होगा। एयर फोर्स के चीफ का एयर चीफ मार्शल होगा, आर्मी के चीफ का जनरल होगा, एंड नेवी के चीफ का एडमिरल होगा। तो ये भी डिफरेंस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी उनके भी यही दो मेडल्स हैं, पीवीएसएम एवीएसएम, जो उनके हाईएस्ट अचीवमेंट मेडल्स हैं। एंड सिमिलरली दिनेश कुमार त्रिपाठी, पीवीएसएम एवीएसएम तो है ही, उसके अलावा एनएम दैट इज नेवी मेडल, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी हैव थ्री डिफरेंट विंग्स। हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये जो तीनों विंग्स हमने देखे, इन तीनों विंग्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे। अगर मान लो कभी वॉर होता है तो वॉर में ऐसा नहीं होगा कि पहले हमने आर्मी भेज दी, अगर आर्मी से बात नहीं बनी फिर हमने एयरफोर्स भेजी, और एयरफोर्स से भी बात नहीं बनी फिर हमने नेवी भेजी, राइट। तो तीनों विंग्स तीनों एक एक करके लड़ाई लड़े, ऐसा नहीं होता। वो सभी कोऑर्डिनेशन में वॉर करते हैं कि जिस तरीके से हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाए विथ मिनिमल डैमेज टू अस, ठीक है। तो इन तीनों विंग्स में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो उसके लिए एक नई पोस्ट अभी थोड़े ही सालों पहले ये इंट्रोड्यूस की गई है, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, राइट। जनरल बिपिन रावत इसके फर्स्ट चीफ थे, बट ही अनफॉर्चुनेटली डाइड इन अ प्लेन क्रैश। तो उनके बाद नेक्स्ट जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं वो कौन है? अनिल चौहान। अनिल चौहान, राइट। तो अनिल चौहान ही वॉज द आर्मी चीफ पहले, तो जनरल है अनिल चौहान इज जनरल, राइट। आर्मी चीफ के मेरे बारे में मैंने आपको बताया था कि आर्मी चीफ जो होते हैं उनके आगे जनरल लगा होता है, राइट। तो जनरल अनिल चौहान, तो ही इज द सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। ये आई थिंक क्वेश्चन आया नहीं। हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग में नीति का क्या फुल फॉर्म है? नीति आयोग में नीति इज, National Institution for Transforming India. हाँ, वेरी गुड, राइट। सो दे बेसिकली थिंक ऑफ पॉलिसीज जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, राइट। तो वो ऐसी पॉलिसी सोचते हैं एंड देन दे सजेस्ट इट टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को अगर अच्छा लगे तो दे ट्राई टू मेक इट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो दैट इज हाउ द फंक्शन हैपेंस इन नीति आयोग। तो वो सिर्फ एक थिंक टैंक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। थिंक टैंक का मतलब उनको बैठ के सोचना है, राइट। सो दे आर जस्ट थिंक टैंक, तो वो सोच के फिर आगे बोल देते हैं कि ऐसा कर सकते हो, फिर आगे उनकी मर्जी, करना है तो करें, ना करना है तो ना करें, ठीक है। तो थिंक टैंक ऐसा होता है, क्लियर है बात। सो द चीफ इज और द सीईओ इज BVR सुब्रमण्यम। तो अगेन ही इज ऑल्सो एन IAS ऑफिसर, ठीक है, 1987 बैच। तो प्रीवियसली ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि IAS ऑफिसर्स का
जो टॉप मोस्ट पोजीशन होता है वो नॉर्मली सेक्रेटरी का होता है। फिर बहुत बार उनकी स्किल को देखते हुए उनको फिर इस तरीके के असाइनमेंट भी दे दिए जाते हैं कि अब नीति आयोग हैंडल कर लो, हमारा इलेक्शन कमीशन हैंडल कर लो, राइट, या फिर हमारा आरबीआई हैंडल कर लो। तो आरबीआई में भी जो पहले शक्तिकांत दास थे, ही वॉज ऑल्सो एन आईएएस ऑफिसर। वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, वहां से हटा के फिर उनको गवर्नर बना दिया गया था। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो टाइम हो गया है, दो चार चीजें और हैं, वो मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा तो वहां से आप देख लेना। तो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ इज गीता गोपीनाथ। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक करेंटली इज अजय बांगा। ही वॉज द प्रीवियसली ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की एक बहुत मेजर कंपनी है, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट पहले। ठीक है। ये डोनाल्ड ट्रम्प की फोटो चेंज करना मैं मिस कर दिया, यहाँ पे फोटो जो बिडेन की है। ठीक है, तो मैं ये फोटो अपडेट करके आपको भेज देता हूँ। ठीक है, चलो ये बस लास्ट कर लेता है। हु इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ दीज कंट्रीज? ये 3 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। इनके हेड ऑफ स्टेट्स कौन है? तो ये तीनों को एक साथ मैंने इसके लिए पूछा क्योंकि देर इज जस्ट वन पर्सन, ओनली वन पर्सन इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ ऑल द 3 कंट्रीज, राइट, एंड दैट पर्सन इज दिस। कौन है ये? ही इज प्रिंस। प्रिंस तो चा- नहीं, किंग, किंग चार्ल्स हो गया, राइट, किंग चार्ल्स। तो ही इज किंग चार्ल्स, ब्रिटेन का जो किंग है। सो ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ स्टेट ऑफ दीज 3 कंट्रीज। तो ये अभी ऐसा सिंबॉलिक ही है। दीज 3 कंट्रीज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट दे वर ऑल द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन। तो वो लोग इंडिपेंडेंट तो हो गए, बट उन्होंने फिर भी ऐसा रखा कि चलो भाई आप ही रह लो हमारे हेड ऑफ स्टेट, बाकी बाकी काम हम कर लेंगे। ठीक है। तो दैट इज हाउ इट हैपेंस। तो वो लोग इंडिपेंडेंट है अपनी पॉलिसी मेकिंग में, बट स्टिल हेड ऑफ स्टेट अभी भी किंग चार्ल्स ही है वो लोग का। ठीक है, जो भी किंग रहता है ब्रिटेन का वही है। ठीक है। सो दैट इज हाउ, दैट इज ऑल वी हैव। तो मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा ये पीपीटी, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। सो वील स्टॉप नाउ देन। यस नीव। सर हाँ सर आपने जो बोला था कि कंट्री मतलब जो करेंसी प्रिंट करती है तो मतलब उसके सामने उसके पास इतने गोल्ड रिजर्व्स होने चाहिए। तो वो जो हाँ 1971 में जो अमेरिका के मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड जो वो तोड़ा था, सर वो भी हाँ सर सेम ही मतलब यूज केस था कि वो पूरी अलग चीज थी मतलब। हाँ, तो उन्होंने ये रूल ब्रेक कर दिया कि हम लोग हमारे गोल्ड के प्रपोर्शन में करेंसी प्रिंट करें, वैसा अब हम लोग करेंगे ही नहीं, राइट। तो दैट इज वाई डॉलर इज अ फिएट करेंसी, डॉलर इज नॉट अ एक्चुअल करेंसी। रुपी या जो भी कंट्रीज जो गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कि हमारे पास जितनी वैल्यू का गोल्ड है उतने ही वैल्यू की करेंसी या उससे थोड़ी कम वैल्यू की करेंसी हम लोग इशू करेंगे हमारी पब्लिक के लिए, तो वैसा रुपी है। बट डॉलर वैसा नहीं है, तो डॉलर वो लोग कितना भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यूएस यही करता है, कितने भी डॉलर प्रिंट कर देता है, राइट। सो इवेंचुअली दैट विल कम बैक टू हॉन्ट देम। तो डॉलर इज नॉट एन एक्चुअल करेंसी, इट इज अ फिएट करेंसी। तो 1971 में जो आप लोग आप बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो, इन्होंने जो गोल्ड स्टैंडर्ड ब्रेक किया था, एंड द पर्पस वाज कि पूरा वर्ल्ड डॉलर में ही ट्रेड करना स्टार्ट कर दे। तो जो हुआ भी, अभी भी ऑलमोस्ट आज तक भी सारे कंट्रीज डॉलर में ही ट्रेड करते हैं। अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि लोग अब युआन या रूबल ये सब भी एक्सेप्ट करने लगे हैं। ठीक है। तो उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड 1971 में छोड़ दिया था। हम्म। तो सर डॉलर के अलावा बाकी सारी करेंसी अभी भी लाइक गोल्ड से लिंक्ड है मतलब बाकी सारे कंट्रीज की करेंसी। नहीं, सभी के नहीं है, कुछ कंट्रीज ने डॉलर के साथ अपनी करेंसी को पैक किया हुआ है। ठीक है, बट मैक्सिमम कंट्रीज ये फॉलो करते हैं, जो भी मेजर कंट्रीज हैं जिनको अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करना है। ठीक है, वो लोग ये फॉलो करते हैं कि हम अदरवाइज तो क्या होगा ना, आप लोग ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी कंट्री ऐसे खूब सारी करेंसी प्रिंट करके मार्केट में निकाल दे,
तो फिर देर विल बी अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन इन दैट कंट्री। समझ रहा है ना? क्योंकि हाँ मैं तो सर। सिर्फ मेरा सोच रहा हूँ कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएं, आरबीआई छाप के दे दे, बट आरबीआई तो सबको देगा। अगर सबके पास पैसे आ गए तो सब लोग सामान खरीदने निकल जाएंगे मार्केट में, सब लोग को घूमने जाना होगा, तो देन थिंग्स विल बी कॉस्टली। ठीक है? तो उससे बहुत इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इसके लिए कोई भी कंट्री अनाप शनाप पैसे नहीं छाप सकता है। ओके सर, ठीक है? थैंक यू। हाँ। ओके। ओके देन, बाय एवरीवन। कोई डाउट है किसी के? नो सर। ओके देन, बाय।